हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 4 के प्रीवियस पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। लेट अस नाउ मूव टू इंडिया to see how a colony industrializes. Once again, we will look not only at factory industries but also at the non-mechanized sector. We will limit our discussion primarily to textile industries. हमने पिछले लेक्चर में ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज के बारे में समझा, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में समझा। अब हम समझेंगे कि भारत में, जो कि उस वक्त एक कॉलोनी था, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ। हम इसमें फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के साथ साथ नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर के बारे में भी समझेंगे। नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर मतलब जहां मशीन्स का यूज नहीं होता। हम अपने डिस्कशन को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तक ही लिमिटेड रखेंगे। आइए अब भारत पर नजर डालें और देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। यहां भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, भारतीय कपड़े का युग। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया dominated the इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल्स। मशीन इंडस्ट्रीज के आने से पहले इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट में भारत का कॉटन एंड सिल्क गुड डोमिनेट करता था। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। कोर्सर कॉटन्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज, बट द फाइनर वेराइटीज ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। बहुत सारे देशों में कोर्स कॉटन यानी मोटा कपास पैदा होता था, बट भारत में फाइन कॉटन यानी महीन कपास पैदा होता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स took the goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Persia, and Central Asia. Bales of fine textiles were carried on camelback via the northwest frontier, through mountain passes and across deserts. अर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स यहाँ की चीजें पंजाब से अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया के रास्ते से लेकर जाते थे। ऊंट पर कपड़ों को लाद कर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से माउंटेन पासेस और डिजर्ट के पार ले जाते थे। अर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊंट की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाए जाते थे। A vibrant sea trade operated through the main pre-colonial ports. Surat on the Gujarat coast connected India to Gulf and Red Sea ports. Masulipatam on the Coromandel coast and Hooghly in Bengal had trade links with Southeast Asian ports. प्री कॉलोनियल पोर्ट से सी ट्रेड होता था। गुजरात कोस्ट पे स्थित सूरत भारत को गल्फ और रेड सी के पोर्ट से जोड़ता था। कोरोमंडल कोस्ट पे मसूलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ ट्रेड होता था। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से
जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। A variety of Indian merchants and bankers were involved in the network of export trade, financing production, carrying goods and supplying exporters. एक्सपोर्ट ट्रेड के इस नेटवर्क में बहुत सारे इंडियन बैंकर्स एंड मर्चेंट्स शामिल थे। वे प्रोडक्शन में पैसा लगाते थे, गुड्स कैरी करते थे, एक्सपोर्टर्स को गुड्स सप्लाई करते थे। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। Supply merchants linked the port towns to the inland regions. They gave advances to weavers, procured the woven cloth from weaving villages, and carried the supply to the ports. देश के भीतर के इलाके पोर्ट टाउन से सप्लाई मर्चेंट्स के जरिए जुड़े हुए थे। सप्लाई मर्चेंट बुनकरों को एडवांस देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे, फिर उसे पोर्ट तक सप्लाई करते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। At the port, the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the price and bought goods from the supply merchants operating inland. By the 1750s, this network, controlled by Indian merchants, was breaking down. बंदरगाह पर बड़े जहाजों और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स के ब्रोकर होते थे, जो गुड्स का प्राइस नेगोशिएट करते थे कि कितना प्राइस होना चाहिए, और वे सप्लाई मर्चेंट से गुड्स खरीदते थे। 1750s तक इंडियन मर्चेंट्स का जो इस नेटवर्क पे कंट्रोल था, वो टूटने लगा था। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोलभाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीदते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क टूटने लगा था। The European companies gradually gained power, first securing a variety of concessions from local courts, then the monopoly rights to trade. यूरोपियन कंपनीज की ताकत बढ़ते जा रही थी। पहले उन्होंने लोकल कोर्ट से तरह तरह के कंसेशंस प्राप्त किए थे, फिर व्यापार करने के अधिकार पर मोनोपोली प्राप्त कर ली। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। This resulted in a decline of the old ports of Surat and Hooghly, through which local merchants had operated. Exports from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade began drying up, and the local bankers slowly went bankrupt. यूरोपियन कंपनीज की ताकत बढ़ने के कारण सूरत और हुगली जैसे पोर्ट्स, जहां लोकल मर्चेंट्स ऑपरेट करते थे, वो कमजोर पड़ने लगे। इन बंदरगाहों से एक्सपोर्ट कम होने लगा। जिस कर्जे से ये ट्रेड चलता था, वो खत्म होने लगा। लोकल बैंकर्स स्लोली बैंकरप्ट हो गए। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था, वो खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। In the last years of the 17th century, the gross value of trade that passed through Surat had been rupees 16 million. By the 1740s, it had slumped to rupees 3 million. 17th सेंचुरी के लास्ट ईयर्स में सूरत से होने वाले ट्रेड का ग्रॉस वैल्यू 16 मिलियन रुपीस था। 1740s तक ये कम होके 3 मिलियन पे आ गया था। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था। 1740 के दशक तक ये गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। While Surat and Hooghly decayed, Bombay and Calcutta grew. This shift from the old ports to the new ones was an indicator of the growth of colonial power. Trade through the new ports came to be controlled by European companies and was carried in European ships. जहां सूरत और हुगली कमजोर पड़ रहे थे, वहीं कलकत्ता और बॉम्बे की स्थिति सुधर रही थी।
पुराने पोर्ट्स कमजोर पड़ रहे थे और नए पोर्ट्स मजबूत हो रहे थे। ये इस बात को दर्शा रहा था कि कॉलोनियल पावर बढ़ रही थी। नए पोर्ट्स से जो ट्रेड हो रहा था उसे यूरोपियन कंपनीज कंट्रोल कर रही थी और ये ट्रेड यूरोपियन शिप से होता था। सूरत व हुगली कमजोर पड़ रहे थे और बंबई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। While many of the old trading houses collapsed, those that wanted to survive had to now operate within a network shaped by European trading companies. How did these changes affect the life of weavers and other artisans? बहुत सारे ओल्ड ट्रेडिंग हाउस कोलैप्स कर गए। जो सरवाइव करना चाहते थे वो यूरोपियन कंपनीज के नेटवर्क में काम करने लगे। लेकिन सवाल ये आता है कि इससे बुनकरों और दूसरे आर्टिजन्स के जीवन पर क्या असर पड़ा। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन बदलावों ने बुनकरों व अन्य कारीगरों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। 17th सेंचुरी में सूरत के एक इंग्लिश फैक्ट्री की यह ड्राइंग है। लेट 18th सेंचुरी बॉम्बे हार्बर की यह चित्र है। 1780s में बॉम्बे एंड कैलकाटा ट्रेडिंग पोर्ट्स के रूप में उभरा। ये ओल्ड ट्रेडिंग ऑर्डर के पतन का और कॉलोनियल इकोनॉमी के ग्रोथ का समय था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। बुनकरों का क्या हुआ। The consolidation of East India Company power after the 1760s did not initially lead to decline in textile exports from India. 1760s के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद भी भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कोई गिरावट नहीं आई थी। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। British cotton industries had not yet expanded, and Indian fine textiles were in great demand in Europe. So the company was keen on expanding textile exports from India. उस वक्त ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन नहीं हुआ था और यूरोप में फाइन इंडियन टेक्सटाइल्स का बहुत डिमांड था। इसलिए उस वक्त कंपनीज भी भारत से होने वाले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को और बढ़ाना चाहती थी ताकि यूरोप की डिमांड को पूरा किया जा सके। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। बिफोर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक in the 1760s and 1770s, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. 1760s एंड 1770s में बंगाल एंड कर्नाटक में अपनी पॉलिटिकल पावर को एस्टैब्लिश करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपोर्ट करने के लिए रेगुलर सप्लाई नहीं मिल पाता था। 1760 और 1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। The French, Dutch, Portuguese, as well as the local traders competed in the market to secure woven cloth. So the weaver and supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyer. बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए मार्केट में फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज यहां तक कि लोकल ट्रेडर्स भी compete करते थे। जब मार्केट में कंपटीशन था तो वीवर और सप्लाई मर्चेंट मोल भाव करते थे और जो ऊंची बोली लगाता था उसे ही अपना गुड्स बेचते थे। बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोलभाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। In their letters back to London, company officials continuously complained of difficulties of supply and the high prices.
ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स लंदन जो लेटर भेजते थे उसमें वो बताते थे कि हाई प्राइसेस के कारण वे गुड्स का सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया है। However, once the East India Company established political power, it could assert a monopoly right to trade. लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश कर लेती तो फिर वो व्यापार पर अपने मोनोपोली का दावा कर सकती थी। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control costs, and ensure regular supplies of cotton and silk goods. This it did through a series of steps. कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉटन एंड सिल्क गुड्स के रेगुलर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए कंपनी ने एक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किया। ये काम कई सारे स्टेप्स में किया गया। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। ये काम कई चरणों में किया गया। फर्स्ट, द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड and established a more direct control over the weaver. It appointed a paid servant called the Gumastha to supervise weavers, collect supplies, and examine the quality of cloth. कंपनी ने पहले जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स थे जो क्लॉथ ट्रेड के साथ कनेक्टेड थे उन्हें एलिमिनेट करने का प्रयास किया और साथ ही बुनकरों पर डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास किया। कंपनी ने बुनकरों को सुपरवाइज करने के लिए, सप्लाईज कलेक्ट करने के लिए, क्लॉथ के क्वालिटी को एग्जामिन करने के लिए एक पेड सर्वेंट को अपॉइंट किया जिसे गुमस्ता कहा जाता था। पहला, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए दिए जिन्हें गुमश्ता कहा जाता था। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे गुमस्ता के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। वन वे ऑफ डूइंग दिस was through the system of advances. Once an order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material for their production. सेकंड, जो वीवर्स कंपनी के लिए काम करते थे वे किसी दूसरे बायर से डील नहीं कर सकते थे। इसके लिए कंपनी ने बुनकरों को एडवांस देना शुरू किया। एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाने के बाद बुनकरों को लोन दिया जाता था ताकि वे प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर सके। दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम करने का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था। Those who took loans had to hand over the cloth they produced to the gumastha. They could not take it to any other trader. जो लोन लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमस्ता को ही देना पड़ता था। वे किसी और ट्रेडर के पास नहीं जा सकते थे। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमश्ता को ही देना पड़ता था। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। As loans flowed in and the demand of fine textiles expanded, weavers eagerly took the advances, hoping to earn more. जैसे जैसे लोन मिलते गए और फाइन टेक्सटाइल की मांग बढ़ते गई, वैसे वैसे बुनकर भी एडवांस लेने लगे, ज्यादा कमाने की आशा में। जैसे जैसे कर्ज मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ती गई, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with weaving, and the produce from this took care of their family needs. बहुत सारे बुनकरों के पास छोटे प्लॉट्स थे जिसपे वे कल्टीवेशन भी करते थे जिससे वे अपने परिवारों की जरूरत पूरी कर लेते थे।
बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर लेते थे। Now they had to lease out the land and devote all their time to weaving. Weaving, in fact, required the labor of the entire family, with children and women all engaged in different stages of the process. अब जब काम बढ़ा, तो उन्हें अपनी जमीन भाड़े पर देनी पड़ी और पूरा समय बुनकरी में लगाना पड़ा। वीविंग एक ऐसा काम था जिसमें परिवार के हर सदस्य को प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस पे काम पे लगाना पड़ता था। अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे व औरतें सभी कुछ न कुछ काम करते थे। Soon, however, in many weaving villages, there were reports of clashes between weavers and गोमस्तास। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांव में वीवर्स एंड गोमस्तास के बीच में क्लैश के रिपोर्ट्स आने लगे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकरों और गुमश्ताओं के बीच टकराव की खबरें आने लगी। Earlier supply merchants had very often lived within the weaving villages and had a close relationship with the weavers, looking after their needs and helping them in times of crisis. पहले जो सप्लाई मर्चेंट्स हुआ करते थे, वे बुनकरों के गांव में ही रहते थे और उनका बुनकरों के साथ क्लोज रिलेशनशिप भी था। संकट के समय ये सप्लाई मर्चेंट बुनकरों की मदद करते थे और उनकी जरूरतों का ख्याल रखते थे। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की जरूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। The new Gomasthas were outsiders with no long-term social link with the village. They acted arrogantly, marched into villages with sepoys and peons, and punished weavers for delays in supply, often beating and flogging them. नए गुमस्थास बाहरी थे। उनका गांव के लोगों के साथ कोई पुराना सोशल लिंक नहीं था। वे एरोगेंटली एक्ट करते थे। वे पियोन और सिपाहियों के साथ गांव में आते थे और काम पूरा न होने की स्थिति में बुनकरों की पिटाई करते थे। नए गुमश्ता बाहर के लोग थे। उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। सिपाही, दिस इज हाउ द ब्रिटिश प्रोनाउंस्ड द वर्ड सिपाही, मीनिंग एन इंडियन सोल्जर इन द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश के सर्विस में इंडियन सोल्जर्स को सिपाही कहा जाता था। ब्रिटिशर्स सिपाही को सिपाही प्रोनाउंस करते थे। द वीवर्स लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइसेस एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स। द प्राइस दे रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी was miserably low and the loans they had accepted tied them to the company. अब बुनकर ना तो अपने गुड्स के प्राइसेस का मोलभाव कर सकते थे और ना ही किसी और को अपने गुड्स बेच सकते थे। उनको कंपनी की तरफ से जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और बुनकर जो लोन लेते थे उस कारण वो कंपनी से बन जाते थे। अब बुनकर ना तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, पर वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। In many places in Carnatic and Bengal, weavers deserted villages and migrated, setting up looms in other villages where they had some family relation. कार्नेटिक एंड बंगाल में बहुत सारे जगहों पर बुनकर गांव छोड़कर जाने लगे क्योंकि गोमस्तास उन्हें परेशान करते थे। कंपनी से उन्हें सही कीमत नहीं मिलती थी। वे अपने फैमिली रिलेटिव्स के पास किसी और गांव में अपने लूम्स सेटअप कर लेते थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा लगा लेते थे। एल्सवेयर, वीवर्स along with the village traders revolted, opposing the company and its officials. कई सारे स्थानों पर कंपनी और उसके ऑफिशियल्स के खिलाफ बुनकर और विलेज ट्रेडर्स ने रिवोल्ट कर दिया। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। Over time, many weavers began refusing loans, closing down their workshops and taking to agricultural labor. कुछ समय बाद वीवर्स ने लोन लेना बंद कर दिया
अपने वर्कशॉप्स बंद कर दिए और वे खेतों में मजदूरी करने लगे। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। By the turn of the 19th century, cotton weavers faced a new set of problems. बट 19th सेंचुरी आते आते कॉटन वीवर्स के सामने नई समस्या आने लगी। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्याएं पैदा हो गई। गुजरात में काम पे लगे एक बुनकर की ये चित्र है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। भारत में मैनचेस्टर का आना। In 1772, Henry Patullo, a company official, had ventured to say that the demand for Indian textiles could never reduce, since no other nation produced goods of the same quality. 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल हेनरी पातुलो ने कहा था कि इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि इस क्वालिटी का माल कहीं और नहीं बनता। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। Yet, by the beginning of the 19th century, we see the beginning of a long decline of textile exports from India. लेकिन हम पाते हैं कि 19th सेंचुरी के शुरुआत में इंडियन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में गिरावट आने लगी। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। In 1811-12, these goods accounted for 33% of India's exports. By 1850-51, it was no more than 3%. 1811-12 में कॉटन गुड्स का हिस्सा भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 33% था। बाई 1850-51 ये लगभग 3% रह गया था। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। 1850-51 में ये मात्र 3% रह गया था। Why did this happen? What were its implications? ऐसा क्यों हुआ? उसके निहितार्थ क्या थे? As cotton industries developed in England, industrial groups began worrying about imports from other countries. जब इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तो ये इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इस बात से डरने लगी कि दूसरे देशों से जो कॉटन गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, उसके कारण उन्हें लॉस होगा। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ, तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। They pressurized the government to impose import duties on cotton textiles so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside. तो इन कॉटन इंडस्ट्रीज ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंपोर्ट हो रहे हैं, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाए, ताकि मैनचेस्टर में बने कपड़े बिना किसी बाहरी कंपटीशन के इंग्लैंड में आराम से बिक सके। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वो आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। At the same time, industrialists persuaded the East India Company to sell British manufacturers in Indian markets as well. उसी समय इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वे ब्रिटिश कपड़ों को इंडियन मार्केट में बेचे। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वो ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। Exports of British cotton goods increased dramatically in the early 19th century. अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉटन गुड्स का एक्सपोर्ट ड्रामेटिकली बढ़ गया। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। At the end of the 18th century, there had been virtually no import of cotton piece goods into India. 18th सेंचुरी के एंड में भारत में कॉटन गुड्स का ना के बराबर इंपोर्ट होता था। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का ना के बराबर आयात होता था। But by 1850, cotton piece goods constituted over 31% of the value of Indian imports, and by the 1870s, this figure was over 50%. But 1850 तक आते आते कॉटन गुड्स का इंपोर्ट टोटल इंडियन इंपोर्ट के लगभग
31% तक हो चुका था। 1870s तक ये फिगर 50% के ऊपर पहुंच गया था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। Cotton weavers in India thus faced two problems at the same time. Their export market collapsed and the local market shrank, being glutted with Manchester imports. कॉटन वीवर्स को एक समय में दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पहले उनके द्वारा बनाए गए जो कपड़े पहले एक्सपोर्ट होते थे वो एक्सपोर्ट मार्केट अब कोलैप्स कर गया था, और दूसरा जो लोकल मार्केट था वहां मैनचेस्टर में बने हुए कपड़े की भरमार थी। इस प्रकार भारत में कपास बुनकरों को एक ही समय में दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका निर्यात बाजार ध्वस्त हो गया और स्थानीय बाजार मैनचेस्टर आयात से भर गया। Produced by machines at lower costs, the imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. मैनचेस्टर में मशीन से बने कपड़े कम कीमत पे बनते थे और भारत में इंपोर्ट होने के बाद उन कपड़ों को सस्ते में बेचा जाता था, जिसके सामने वीवर्स कंपीट नहीं कर पाते थे क्योंकि हाथ से बने कपड़ों की कीमत ज्यादा होती थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास से उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। By the 1850s, reports from most weaving regions of India narrated stories of decline and desolation. 1850s तक भारत के मोस्ट ऑफ द वीविंग रीजन्स में गिरावट और बेकारी के किस्सों की भरमार थी। 1850 के दशक तक देश की ज्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी। By the 1860s, weavers faced a new problem. They could not get sufficient supply of raw cotton of good quality. 1860s में बुनकरों को नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उन्हें अच्छी क्वालिटी का रॉ कॉटन नहीं मिल पा रहा था। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। When the American Civil War broke out and cotton supplies from the US were cut off, Britain turned to India. जब अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका कॉटन सप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो ब्रिटेन भारत से रॉ कॉटन मंगाने लगा। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड, द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप। रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट बढ़ी तो उसकी डिमांड भी बढ़ने लगी और रॉ कॉटन की कीमत आसमान छूने लगी। भारत से कच्चे कपास के निर्यात से इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant prices. In this situation, weaving could not pay. भारत से रॉ कॉटन बाहर एक्सपोर्ट होने लगा तो भारत के बुनकरों को कॉटन की सप्लाई मिलनी बंद हो गई। अब बुनकरों को बहुत ज्यादा कीमत देकर कॉटन खरीदना पड़ता। ऐसे सिचुएशन में बुनकर पे नहीं कर पाते थे और अपना पेट नहीं पाल पाते थे। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। Then, by the end of the 19th century, weavers and other craftspeople faced yet another problem. Factories in India began production, flooding the market with machine goods. How could weaving industry could possibly survive? 19th सेंचुरी के एंड में बुनकर और दूसरे क्राफ्ट्स पर्सन के सामने एक नई समस्या आ गई। भारत में फैक्ट्रीज प्रोडक्शन करने लगी, मार्केट में मशीन से बने गुड्स फैलने लगे। ऐसे केस में वीविंग इंडस्ट्री कैसे सरवाइव कर पाता है? 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से पट गया। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।